नमस्कार, जागरण बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज सेठी। तो बजट 2026 बस अब कुछ ही दिनों के बाद पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार देश का आम बजट पेश करेंगे और इस बजट से बहुत सी उम्मीदें भी हैं। उम्मीदें अलग अलग सेक्टर्स को हैं और किस सेक्टर को क्या कुछ मिल सकता है इस बजट पर, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा विकास गुप्ता जी का, जो कि ओमनी साइंस के सीईओ हैं, साथ ही चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास गुप्ता जी आपका जागरण बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। सर, सवाल मेरा वही है जो आम लोगों से से जोड़कर अगर हम देखा जाए तो ये बजट जो है बहुत सारे सेक्टर्स की अपेक्षा इस बजट से जुड़ी हुई हैं। आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप अगर बैंकिंग की बात करें तो उसमें एफडीआई की बात हो रही है, इसके अलावा डिफेंस की अगर बात करें तो यहाँ भी बजट बढ़ने की बात हो रही है, इसके अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस बजट में एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेड चीज़ मानी जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं सर इस बजट से? आप अपने हिसाब से आप बताइए सर, कितनी उम्मीदें आप इस बजट से लगा रहे हैं सर? तो हम लोग ने पूरा थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट निकाली थी। उसमें पूरा हमने 10 साल का एनालिसिस किया 2016 से 2026। और जो हमने देखा कि जैसे टोटल जो रेवेन्यू बजट होता है वो तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो नॉमिनल रेट से भी नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बजट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो 10 साल में 15% से बढ़ रहा है। ओके। और बाकी सब समझो सिंगल डिजिट में बढ़ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का फोकस बहुत क्लियरली कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने में है। तो जो भी एक्स्ट्रा मिलता है गवर्नमेंट को, जैसे रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ जाती है हर साल, उसके वजह से जो भी ग्रोथ आती है वो पूरी चले जाती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और उसी बेसिस पे हमारा फोकस वही है कि इस बार भी कैपिटल बजट 15% से ग्रोथ आएगी। फोकस वही है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ आएगी वो उसी से आएगी। तो हमारे हिसाब से वहां पे फोकस है हमारा। रेवेन्यू बजट तो ठीक है, जो भी है वो नॉर्मल रेट से बढ़ता रहेगा। सर, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है और क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का सपना भी है इस देश को विकसित करना, और 2047 वो देश के लिए वो साल चुना गया है जिसके तहत प्रधानमंत्री ये सपना देख रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित करना है। और अगर भारत को विकसित करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आज सड़कें उस स्पीड से बढ़ रही हैं, लेकिन सड़कों के साथ साथ और भी चीज़ें ऐसी हैं जो सीधे देश की नींव से जुड़ी हुई हैं, उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर सर आपको क्या उम्मीदें नजर आती हैं कि अब सरकार का फोकस किस दिशा में आगे बढ़ेगा सर? तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है या पीएम गति शक्ति मिशन, उसको हमको नहीं भूलना है। उसके अंडर में काफी सारी चीजें हो रही है। तो उसमें फोकस ये है कि भाई रेलवे को बढ़ाया जाए, क्योंकि रेलवे हब रहेगी। कोई भी सामान इधर से उधर भेजना है हमें देश में या एक्सपोर्ट भी करना है तो पोर्ट्स तक के लिए हमें कनेक्टिविटी चाहिए। तो सबसे पहले रेलवे हब होती है, तो रेलवे पे बहुत फोकस रहेगा। स्पेशली जो फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह हो सकते हैं, नए अनाउंसमेंट हो जाए फ्रेट कॉरिडोर्स के, राइट। तो पहला वो चीज है। सेकंड फिर आता है रोड्स। रोड्स ऑलरेडी काफी अच्छा प्रोग्रेस हो चुका है सालों में, अब और लेकिन रुकने वाला नहीं है। वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, तो ये सब चीज पे फोकस रहेगा फ्रॉम द लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में सेकंड चीज, अब जो जिसपे हमने बहुत ज्यादा अभी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के बजट्स में नहीं देखा है, वो है पावर। ठीक है। और पावर, अभी तक वो कनेक्शन नहीं था, अब लोग कनेक्ट करने लगे कि भाई ये एआई से रिलेटेड है। तो इंडिया का जो लॉ है कि भाई डेटा को इंडिया में ही रखना है, इंडियन डेटा बाहर नहीं स्टोर किया जाएगा। जब इंडियन डेटा इंडिया में स्टोर किया जाएगा तो उसको इंडिया में ही एनालिसिस भी किया जाएगा, उससे एआई भी इंडिया में ही जनरेट होगा। अब जब इंडिया में जनरेट होगा तो उसमें बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। तो जो डेटा सेंटर्स बनेंगे इंडिया में, उनके लिए पावर की जरूरत पड़ेगी। तो पावर के लिए कुछ ना कुछ इनको स्कीम देना पड़ेगा। हो सकता है सिर्फ डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें देके कोई बेनिफिट्स दिए जाएं। अभी वो क्या इंसेंटिव रहेगा ये देखेंगे बजट में। तो ये एरियाज में हमको लगता है इस बार भी काफी फोकस रहेगा। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन एक सेक्टर और भी है जिसपे सरकार चाहती है कि उसमें थोड़ा आगे और बढ़ने की जरूरत है। हम बात करें खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर की।
पिछले कुछ समय पहले सरकार की ये मंशा भी सामने आई कि जो बहुत सारे बैंक्स हैं, सरकार चाहती है कि चुनिंदा बैंक्स रहें ताकि हम एक बेटर सर्विसेज लोगों को दे पाएं। और इसी कड़ी में कई बड़े बैंक्स जो हैं अब टेक ओवर भी कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से जापानीज बैंक भारतीय बैंकिंग सेक्टर में भी एंट्री कर रहे हैं और आने वाले समय में कुछ और चीज़ें भी इस तरह से दिखाई देंगी। बैंकिंग में सर आप आने वाले 1 से 2 सालों में किस तरह का बदलाव देखते हैं और सरकार की इसको लेकर क्या तैयारियां हो सकती हैं सर? तो बैंकिंग में नेचुरली जो बहुत छोटे छोटे बैंक्स हैं, उतने छोटे बैंक पे इंस्टेबिलिटी हो जाती है थोड़ी, क्योंकि या तो रीजनल हो जाता है या कोई एक सेक्टर में ज्यादा फोकस हो जाता है, उसकी वजह से वो बैंक रिस्की हो जाता है। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि भाई बैंक का एक मिनिमम साइज हो जिसमें कि वो स्टेबल रहे, राइट। तो उस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि छोटे बैंकों को बड़े में मर्ज करने की, खासकर पब्लिक सेक्टर में, ये थोड़ा सा पुश रहे। और प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है कि पुश रहे कि भाई आप या तो मर्ज हो जाओ या बड़ा और इन्वेस्टमेंट्स लाके आप एक साइज अचीव करो। तो वो अदरवाइज आपका लाइसेंस थोड़ा लिमिटेड रहेगा और नॉर्म्स भी थोड़े ज्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे शायद छोटे बैंक्स पे आरबीआई के, ऐसा ये हो सकता है। सेकेंडली, अब क्योंकि ये कैपेक्स गवर्नमेंट से इतना ही कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर को करना शुरू करना है, एफडीआई को करना शुरू करना है, फाइनेंसिंग बैंक से ही होगी और बैंक्स का डिमांड बहुत हाई आने वाली है। तो उस साइज के हिसाब से बैंक्स की बैलेंस शीट्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। ओके, ये अभी क्योंकि 10 साल में जो एनपीए होते थे वो सब क्लीन अप होके एकदम बहुत बैंक्स की कैपेसिटी बहुत हाई है। लेकिन आपको अगर 5 या 10 साल अगले के लिए प्रिपेयर करना है तो साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए एफडीआई या कोई ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होके बड़े बड़े बैंक्स कम से कम 5 या 7 इंडिया के बने, तो फिर इंटरनेशनल साइज के, तो उसमें काफी बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल। और इसी तरह से उम्मीद भी सरकार से की जा रही है कि क्या एफडीआई में थोड़ी सी और जो वैल्यू है वो बढ़ाई जा सकती है कि नहीं। सर, ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे। इन सब के बीच एक सेक्टर की और इस बार के बजट में खासतौर पर बात हो रही है। वैसे तो हर बार डिफेंस के बजट में कुछ ना कुछ सरकार इजाफा करती ही है, लेकिन इस बार इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए भी है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से पूरी दुनिया में बनी हुई है, उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने इस बार के बजट में काफ़ी हद तक इसमें इजाफा कर सकता है। हालांकि अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो अभी भी हम बहुत कम खर्चा करते हैं डिफेंस पर। सर, डिफेंस सेक्टर की अगर बात की जाए तो आप किस तरह से देखते हैं कि सरकार का फोकस तो रहेगा ही, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कितना बड़ा ये बजट हो सकता है और कैसे डिफेंस को बढ़ाने के साथ साथ कैसे हम आत्मनिर्भर भारत को भी आगे बढ़ाएं, यानी कि वो जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो भारत में ही बने ताकि हम बाकी देशों को भी उसे बेच सकें। उसको लेकर सर किस तरह का प्लान आप नजर आता है सरकार की तरफ से आपको? हमारे हिसाब से कम 8 से 10% का ग्रोथ आ सकता है डिफेंस बजट में, पहली बात। और खासकर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइड, जिससे वो इक्विपमेंट वगैरह खरीदा जाता है। रेवेन्यू बजट डिफेंस का देख के कोई फायदा नहीं, वो तो सैलरीज और उसके लिए है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि बहुत सारे हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ में, जहां पे कि एफडीआई होगा और हमने परचेज किया है पर काफी सारा प्रोडक्शन इंडिया में होना पड़ेगा उसका, विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये मेथड और कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन उसमें एडिशनल जो चीज है कि हम लोग इतना परचेज ऑर्डर देते हैं, लेकिन आप लोग को इतना एफडीआई करना है, आपको इतनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करनी है, और आपको फिर ऑर्डर लेने हैं हमारे जेवी से एक्सपोर्ट के लिए। तो आप अपनी कंट्री में वापस परचेज कीजिए हमारे पार्ट्स या हमारे तरफ से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो ये मेथोडोलॉजी पे चल रहा है डिफेंस का जो हमारा प्लान्स है आगे, और उस पे आपको शायद कुछ कॉन्क्रीट चीजें दिखे कि हो सकता है कोई इंसेंटिव्स दिए जाएं एफडीआई करने के लिए या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए एडिशनली। बिल्कुल सर, पीएलआई स्कीम का भी जिक्र होता है और पीएलआई काफ़ी हद तक फ़ायदा भी किया है अलग अलग सेक्टर्स में, हमने देखा है। और ख़ासतौर पर डिफेंस की बात करें तो अब भारत के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी इस इंडस्ट्री में कूदने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अडानी की बात की जाए या फिर टाटा की बात की जाए, उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ये जो सपना है प्रधानमंत्री का कि कैसे हम बाहर खर्चा ना करें उन इक्विपमेंट्स के लिए, हम अपने यहाँ करें, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही लो कॉस्ट लेबर अवेलेबल है, क्यों ना हम दुनिया को ये दिखा सके कि हम कम पैसे में बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं जिसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होगी। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा कि हमारे खुद की बनाई चीज़ें बहुत हद तक हमें सुरक्षा उन्होंने दी। तो
इस तरह से कैसे देख सकते हैं सर, भारत में बनने वाले प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई स्कीम समझ में आ रही है सर आपको फिलहाल के बजट में? नहीं, चांस बहुत हाई है कि उसको किया जाए, क्योंकि ये करना तो जरूरी है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई हम थोड़ा फॉरेक्स बचा लें और बाहर एक्सपोर्ट करें, इसलिए भी कि भाई जब आपकी वॉर होगी उस समय अगर फॉरेन प्रोडक्ट है, और आज इलेक्ट्रॉनिक्स हर चीज में यूज है, तो ये ऑलवेज इशू रहता है कि फॉरेन कंट्री उसको टर्न ऑफ कर दे, फॉरेन कंट्री उस चीज को आपको वर्क ना करने दे। तो आपको कोई कभी भी 100% श्योरिटी नहीं रहेगी कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इसलिए आपको जितना हो सके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ही यूज करना है डिफेंस में, स्ट्रेटेजिक रीजन से। और उसके ऊपर आपका इतना सारा फॉरेक्स बचेगा और अर्न करेगा अगर एक्सपोर्ट करो, तो ये एक अलग चीज है, ये एडिशनल बेनिफिट है। और आपको पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने को एक एक प्रोडक्ट बनाना है तो मैंने एक कंपनी डाल दी और खूब सारा कैपिटल दे दिया तो बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सप्लायर्स होते हैं, वो आपको पूरा इकोसिस्टम बनाना है। इसलिए गवर्नमेंट प्राइवेट को एनकरेज कर रही है, क्योंकि पीएसयूज तो ऑलरेडी हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि प्राइवेट में टीयर 1 से लेके पूरे ओईएम से लेके नीचे तक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाए 10, 15, 20 साल में। जैसे हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैप्चर किया, इंटरनेशनली भी हम ऑटो कंपोनेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से हमें डिफेंस सेक्टर का पूरा इकोसिस्टम बनाना है, और वो प्राइवेट से बनाना है। तो उसमें इंसेंटिव्स तो देना ही पड़ेगा, और हमें हर बजट में थोड़ा 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 दिखना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा एलोकेशन करके ही वो हम भविष्य की जो प्लान है उसे पूरा कर सकते हैं सर। इसके अलावा हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत पिछले कई महीनों से चल रही है, पता नहीं कहाँ पे अटकी हुई है खैर, लेकिन इसी बीच भारत ने जो है आज ही यूरोपियन यूनियन के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी पूरा कर लिया है सर। ये जो एक तरह से एक विकल्प भारत को मिल रहा है कि कैसे यूरोप की एक बड़ी मार्केट एक्सेस करने के लिए भारतीय एक्सपोर्टर्स को मिलेगी और भारतीय सामान वहां बेचा जा सकता है, जो कि अब तक हम अमेरिका में बेच रहे थे लेकिन वहां पर नुकसान भी झेलना पड़ा था हमारे एक्सपोर्टर्स को। तो अब एक नई मार्केट भारत ने खोज निकाली है सर। आपके हिसाब से, आप क्योंकि इंडियन मार्केट और यूएस की मार्केट पर बड़ी ही पैनी नजर रखते हैं, आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है, बहुप्रतीक्षित मैं इसे कहूंगा, ये आखिर अटकी कहां पड़ी है और कब तक इसके फाइनल होने की उम्मीद हम कर सकते हैं सर? तो इसमें मेन जो प्रॉब्लम डे वन से आ रही है वो है कि एग्रीकल्चर और डेयरी में वो चाहते हैं कि हम खरीदें, और वो इंडिया कभी अलाउ नहीं कर सकती। तो उन्होंने ये एक मिस्टेक अमेरिकन्स ने की कि वो ना समझने की कि भाई भारत एक पूरा फार्मर्स का देश है। 60% आज भी फार्मिंग में लगे हुए हैं लोग, या उनका जुड़ा हुआ है बिजनेस काफी सारा एग्रीकल्चर से। तो आप उसमें इंपोर्ट्स अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि सीधा सीधा आपका पॉपुलेशन को हिट कर रहा है। और वो उसी के पीछे काफी देर तक वो चलता रहा है, और वो फाइनली उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई एग्रीकल्चर और डेयरी पे आप नहीं कोशिश कीजिए, बाकी सब एरियाज में ओपन है, डिस्कशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और सेकेंडली जैसे डिफेंस का है उनका कि भाई हमारे साथ डिफेंस करो और पूरा हमारे अमेरिकन कैंप में आ जाओ, तो वो भी नहीं होने वाला है। ये भी एकदम क्लियर है डे वन से कि भाई इंडिया कभी भी आज तक किसी एक कैंप में नहीं रहा है, राइट। तो इंडिया ऑलवेज डिफेंस की इंडिपेंडेंट पॉलिसी करता है, और जिधर जरूरत है, जिसके साथ में जहां बेनिफिट है दोनों कंट्रीज को या मल्टीपल कंट्रीज को, उधर उनके साथ अलायंसेस बनाती है अलग अलग पर्पस के लिए। और अमेरिका के साथ भी बनाई है, बहुत सारा कोऑपरेशन किया है, हमने चीजें भी खरीदी हैं पहले। लेकिन अब वो डिफेंस भी मुश्किल हो गया उनके साथ, और इतनी लंबी खींच के, और इस पे कॉम्प्रोमाइज जब हो जाएगा उनको, जब अमेरिकन्स को समझ में आ जाएगा भाई एग्रीकल्चर और डेयरी को साइड में रख के हम बात करें, तो डील हो जाएगी थोड़े दिन में। अब सर आप मानते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे इंडिया यूएस की होने वाली डील को लेकर कुछ असर पड़ सकता है? क्योंकि एक तरह से जो मैसेज गया है डोनाल्ड ट्रंप के पास, ये गया होगा कि भारत ने अपने लिए तो एक मार्केट तलाश ली है, क्यों ना अमेरिका की तरफ से लगातार देर की जा रही है इस डील को आगे बढ़ने, क्योंकि जितनी देर होगी उतना नुकसान अमेरिका को भी होगा। नहीं, बिल्कुल, इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो पड़ चुका है ऑलरेडी। आपने देखा भी होगा स्कॉट बेसेंट के स्टेटमेंट में, अब थोड़ा सा वो नजर आ रहा था ऑलरेडी। तो पीछे तो काफी डिटेल में एनालिसिस हो रही होगी कि भाई हमने कैसे छोड़ दिया और इन्होंने कैसे करवा लिया।
और डेफिनेटली अब उनके ऊपर प्रेशर है डील बनाने का। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, लेकिन अब उन्हें डील तो बनानी ही पड़ेगी क्योंकि हमें जरूरत नहीं है अब। सर एक लास्ट आपसे एक ज़रूर सवाल पूछना चाहेंगे मार्केट से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे दर्शक हैं मार्केट से बहुत सीधा सीधा फॉलो करते हैं जागरण बिजनेस को और मार्केट के लिए ही यहाँ पर आते हैं। सर पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है मार्केट के लिए भी बहुत चिंता की बात है और इंडियन गवर्नमेंट इस बात को बहुत ही सीरियसली ले भी रही है। क्या इस बजट में आप कोई नई पॉलिसी या फिर कोई ऐसा अमेंडमेंट देखते हैं जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो निकल रहा है यहाँ से वो रुके और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम आकर्षित कर पाएं? ऐसा कोई प्लान या पॉलिसी आप देखते हैं सर, या फिर ऐसा कोई सलाह आप सरकार को देना चाहें जिसको करके हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं? देखिए, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई पॉलिसीज की वजह से एफआईआई निकाल रही है। एफआईआई निकाल रही है यहाँ का वैल्यूएशन उनको उस इस वैल्यूएशन से सस्ते में चीजें मिल रही है, जैसे ताइवान या कोरिया लो, वहां पे एआई भी मिल रहा है उन्हें और सस्ते में मिल रहा है। तो एआई मिलने का मतलब यह है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हाई है, और तो ग्रोथ भी हाई मिल रही है आपको और सस्ते में मार्केट मिल रहा है, तो उन्होंने यहाँ से निकाल के वहां दूसरे मार्केट में ट्रांसफर कर रहे हो। जस्ट जैसे आप भी करते हैं, अगर आप फॉरेन में बैठे होते और आप इंडियन नहीं होते तो आप बोलते मैं वर्ल्ड में कहीं भी लगा सकता हूँ, तो जो अच्छी मार्केट लगेगी वहां लगाऊंगा, ठीक है, जिसमें ज्यादा पैसा बनेगा। तो वैल्यूएशन के वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम थी, बाकी कुछ नहीं है। तो वो जब तक उनको वैल्यूएशन ठीक नहीं आएगी तब तक कुछ लोग निकालते रहेंगे। अब जहां तक गवर्नमेंट पॉलिसी का है, ये प्रेशर तो है और ये रहेगा तो अच्छा है कि भाई हमें तो ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगले 10-20 साल तक हमें ग्रो करना है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ना लगाया जाए। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज है कि भाई एसटीटी लगा हुआ है तो एलटीसीजी को आप जीरो कर दीजिए। शॉर्ट टर्म जो भी रखना है ठीक है, और अगर ये चेंज भी हो जाता है तो इसके वजह से काफी सारा एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है मार्केट को। वो रीजन नहीं है मेरे हिसाब से एफआईआई का, लेकिन उससे फायदा जरूर होगा। बिल्कुल एलटीसीजी जो एक ऐसा इम्पोर्टेंट आप एक इन्वेस्टर के तौर पर एक बोझ की तरह से लगता है और वो अगर खत्म जब तक नहीं होता तो निश्चित तौर पर एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है। देखते हैं कि इस बजट में वित्त मंत्री क्या एलटीसीजी को लेकर कोई फैसला लेती है नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ विकास गुप्ता जी जुड़े थे, सीईओ ओमनीसाइंस के, साथ ही चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, जिन्होंने बहुत ही लेमन के अंदाज में बहुत आसान भाषा में समझाया कि कैसे इस बजट से हम उम्मीदें कर सकते हैं और ये बजट कैसे हमारे डिफेंस को आगे बढ़ने के लिए एक पंख दे सकता है, बैंकिंग सेक्टर को भी आगे बढ़ाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान हो सकता है, और साथ ही कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खुद को आत्मनिर्भर और मजबूत बना सकते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि दर्शकों को ये शो जो है पसंद आया होगा। लेकिन आपकी नज़र में क्या डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा इस बार जो है सरकार उसका फोकस रहेगा? आप अपनी जो राय है वो कमेंट के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।